हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 बात करता है किस बारे में, सेगमेंट वाइज रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे सीएस का रोल होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी नीड्स चेंज हुई है। इसी तरीके से कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल ओरिजिनली था उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशंस हुए हैं। तो हमें पता है कि जो सीएस होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक गवर्नेंस प्रोफेशनल के तौर पर। कोई भी कॉर्पोरेट हो उसके अंदर इसकी ज़रूरत होती ही होती है एज अ गवर्नेंस प्रोफेशनल, जो उस एंटिटी के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक गवर्नेंस प्रोफेशनल का रोल प्ले करता है, जो वहाँ पे गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है। वेदर वो कुछ भी हो, चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो या और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती ही होती है। तो अभी हाल ही में देखा गया कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, उसने क्या किया है, जो रोल है सीएस का उसको सिर्फ कंप्लायंस तक आके सीमित नहीं कर दिया है, उसको और बढ़ाया है। ठीक है, लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, कोड, इन सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ लॉज पूरा करना है या इनको इन चीज़ों को फॉलो करना है। इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग कल्चर ऑफ गुड प्रैक्टिस। तो हमें गुड प्रैक्टिस को भी क्रिएट करना है। आपका एक पूरा सब्जेक्ट है जो किस नाम से, गुड गवर्नेंस नाम से, जिसको एथिक्स बोलते हैं इन शॉर्ट। मतलब वो गुड गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर आती है। तो वो इसलिए ही पढ़ाया जा रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज़ के लिए, कल्चर को डेवलप करने के लिए, जो कि कैसा हो, जहाँ पे एक ऐसा कल्चर हो जो गुड प्रैक्टिस को फॉलो करता हो, जो लॉ को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर फॉलो करता हो। तो सिर्फ आपको कंप्लायंस नहीं करनी, उस कंप्लायंस को आपको कैसे करना है कि एक कल्चर ऐसा डेवलप हो जो कि एक अच्छा कल्चर हो। तो अब रोल जो है वो बड़ा है। तो जो कंपनी सेक्रेटरी है उसको क्या रिक्वायर है, टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्स है। ऐसे अगर आपको कोई काम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो यानी कि आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए उसके लिए। तो यानी कि अगर आपके रोल को बढ़ाया जा रहा है तो यानी कि यू मस्ट हैव टेक्निकल स्किल्स, आपके पास टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए टू नो व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस आर नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको बस बता दिया कि क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ये देखने के लिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस किस तरीके से उनकी ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और क्यों होती है, क्यों हम एक अच्छा एनवायरनमेंट डेवलप करें, उससे होगा क्या। और इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए हमें, स्किल्स चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए ये इंश्योर करने के लिए कि हमें क्या करना है, दैट दे नो हाउ प्रैक्टिस टिपिकली वुड बी इम्प्लीमेंटेड टू वर्क इफेक्टिवली, कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि हम इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। तो यानी कि ये चीज़ें एडिशनली चाहिए जो पहले में भी नहीं चाहिए होती थी, क्योंकि सिर्फ क्या करना होता था, पहले कंप्लाइंसेस करनी होती थी लॉज की, रेगुलेशंस की, स्टैंडर्ड्स की, कोड्स की। बट नाउ द रोल ऑफ सीएस हैज़ बीन इंक्रीज्ड। अब हमें क्या करना होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी करनी होती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है कि हम इन चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट कर सके। तो अगर देखा जाए लेटर 90s के अंदर जो कंपनी सेक्रेटरीज थे, इनको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता था, एज डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ द कंपनी टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। की एक ऑफिसर है कंपनी के अंदर जिसको हम कंपनी एक्ट के हिसाब से अपॉइंट करते हैं, और जो ये कंपनी के अंदर क्या करता है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। लेकिन करंट सिनेरियो ऐसा नहीं है। सिर्फ अब आज हम ये नहीं बोलते कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगा, इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड प्रोफेशनल गाइडेंस टू शेयर होल्डर्स। कि अब आज हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सीएस है वो क्या करेगा, वो प्रोफेशनल गाइडेंस देगा शेयर होल्डर्स को, बोर्ड्स को गाइडेंस देगा, इंडिविजुअल डायरेक्टर्स को गाइडेंस देगा, मैनेजमेंट को गाइडेंस देगा, और जितने और स्टेक होल्डर्स हैं इनके अलावा उनको भी गाइडेंस देगा। किस चीज़ के ऊपर, गवर्नेंस एस्पेक्ट के ऊपर ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, की किस तरीके से क्या गवर्नेंस एस्पेक्ट होना चाहिए यहाँ पे उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो यानी कि जो रोल है उसका वो इंक्रीज हुआ है, चेंज भी हुआ है। सिर्फ अब हमको ये नहीं करना होता कि आपको कंपनी के रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, आपको ये चीज़ें भी करनी होती है। तो एक तरीके से जो ये व्यक्ति है जिसको हम सीएस बोल रहे हैं, किस तरीके से एक्ट करता है, एज अ ब्रिज ऑफ इंफॉर्मेशन, ब्रिज फॉर इंफॉर्मेशन, कि आपको आप यहाँ खड़े हैं और रास्ते में गैप है ये, और यहाँ तक पहुँचना है, ये इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए क्या करेगा, बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा ये। कम्युनिकेशन, एडवाइस, आर्बिट्रेशन बिटवीन द बोर्ड एंड मैनेजमेंट एंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर्स। तो यानी कि बोर्ड को अपने मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन करना है इन चीज़ों का, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करना है। तो कौन करेगा ये सारी चीज़ें, बीच में कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सीएस बैठा हुआ है, वो ये सारे काम करेगा।
तो वही चीज़ें कि अगर आपकी कुछ ना कुछ रोल को इम्प्रूव करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओनली देन यू वुड बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू डू दीज थिंग्स। तो इसको फुलफिल करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या पावर्स हैं, मेरे पास क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, ऑब्लिगेशन है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उसको। ठीक है, तो अगर देखा जाए स्कोप को, अगर हम देखें अपॉर्चुनिटीज़ को, तो मेनली दो डोमेन के अंदर होती है। या तो कोई भी अगर व्यक्ति सीएस होता है तो या तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट में रहेगा या फिर प्रैक्टिस में रहेगा। ये मेनली दो स्कोप है। इसके अंदर फिर आप इसको एलोबरेट कर सकते हो कि आप एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए क्या कर सकते हो, कहाँ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिस करते हुए आप क्या क्या कर सकते हो, किस फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या क्या काम कर सकते हो। तो सबसे पहले इन एम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि इन एम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है, सीएस इन एम्प्लॉयमेंट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो कुछ कंपनी बता रखी है, उनको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना ही रखना है एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि हमें सेक्शन 203 के अंदर बता रखा है कि ये कंपनीज है, कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं कि इनके लिए मैंडेटरी है कि इनको होल टाइम होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना ही रखना है, मैंडेटरी है इनके लिए। तो कौन सी कंपनीज है ऐसे, एक तो हर एक लिस्टेड कंपनी में सब कुछ ही अप्लाई हो जाता है। तो हर एक जो लिस्टेड कंपनीज होंगी उनको ये रखना ही रखना है रूल 8 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सन रूल्स के हिसाब से। तो पहला आपको याद रखना है कि लिस्टेड कंपनी के लिए इट इज मैंडेटरी टू हैव अ प्रैक्टिसिंग, और सॉरी बार बार प्रैक्टिसिंग बोल रहा हूँ, टू हैव होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट में रहेगा, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता होता। दूसरा, हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, 10 करोड़ रुपीज़ होगी या उससे ज़्यादा होगी, तो उसको भी ये रखना मैंडेटरी है हर एक पब्लिक कंपनी के लिए। हर एक लिस्टेड का हो गया, हर एक पब्लिक का हो गया जिसकी 10 करोड़ से ऊपर की पेड अप कैपिटल है। इसके अलावा हर एक प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ रुपीज़ से ऊपर है। तो दोनों की लिमिट सेम ही है, प्राइवेट और पब्लिक की। अगर 10 करोड़ रुपए से ऊपर की पेड अप कैपिटल आती है तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उनको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है। तो सिंपल सा है, ये तो याद भी होगा, लिस्टेड के लिए, पब्लिक के लिए, प्राइवेट के लिए दोनों सेम लिमिट है। इन तीन कंपनीज को क्या करना पड़ता है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है। तो और इसकी अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है, सेक्शन 203 को जब हम रूल 8A के साथ पढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट रेम्यूनरेशन मैनेजरियल पर्सन के साथ, तो उसके हिसाब से हम ये अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे इसने रिपीट करी है कि हर एक प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है या उससे ज़्यादा है, उसको होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना ही रखना है। अब इसको हम क्या मानते हैं, जो सीएस होता है इसको हम केएमपी मानते हैं। क्या मानते हैं, केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन। तो इसको हमने क्या रिकॉग्नाइज किया है, एज अ की मैनेजरियल पर्सन रिकॉग्नाइज किया है। और जो बाकी जैसे और जो केएमपीज होते हैं, जैसे कि आपके एमडी हो गए, सीईओ हो गए, होल टाइम डायरेक्टर हो गए, सीएफओ हो गए, उन्हीं की तरह माना है। तो ये सारे भी क्या होते हैं, केएमपी होते हैं, 4 लोग। और सीएस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, इन सब के साथ इसको भी इंक्लूड किया गया है। ये सब सेक्शन 203 के अंदर ही दिए गए हैं। तो वो आई थिंक एग्जीक्यूटिव में पूछा जाता था क्वेश्चन कि कौन कौन के एमपी होते हैं, तो आपको ये 4 याद होने चाहिए थे कि एमडी को मानते हैं, सीईओ को मानते हैं, सीएफओ को मानते हैं और साथ साथ सीएस को मानते हैं। तो ये चारों क्या होते हैं, के एमपी होते हैं सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से। अब क्या फंक्शनल ड्यूटीज होती हैं, तो ये तो सिंपल हैं, ये हमें सेक्शन 205 के अंदर दे रखी है। ये तो जो बच्चे फाउंडेशन में थे उन्होंने भी पढ़ा था, सीएसईटी जो उन्होंने दिया है, एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा है, और यहाँ पे भी वही सेम आता है कि क्या क्या फंक्शंस एंड ड्यूटीज हैं कंपनी सेक्रेटरी की। तो क्या क्या फंक्शंस एंड ड्यूटीज होती हैं, तो सबसे पहले तो बोर्ड को रिपोर्ट करना होता है जो भी कंप्लाइंसेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग, कि भाई हमने ये कंप्लाइंसेस कर दिया, तो उनको रिपोर्ट करना होता है। देन टू इंश्योर दैट एवरी कंपनी कंप्लाइज विद एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, तो जो हमारे एसएस हैं उनको फॉलो किया है, उसके रिगार्डिंग उनको इंश्योर करना होता है कि ये कंप्लाई किए जाएं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। तो सिंपल है, पहले रिपोर्टिंग करनी है, दूसरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को इंश्योर करना है कि फॉलो हो। इसके अलावा और भी इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, जैसे कि ये क्या करते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी को, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि भाई पूरे के पूरे बोर्ड को कोई गाइडेंस चाहिए तो वो देंगे, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को कोई गाइडेंस चाहिए तो वो देंगे, एज अ केस में रिक्वायर विद रिगार्ड टू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स, कि भाई इनके पास क्या ड्यूटीज हैं, किसी डायरेक्टर को नहीं समझ आ रहा या बोर्ड को समझ नहीं आ रहा, या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पावर है, तो उसके रिगार्डिंग ये गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर मीटिंग को कन्वीन करने में हेल्प करेंगे, एंड अटेंड बोर्ड कमेटी एंड जनरल मीटिंग, ये सारी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं ये, और उनके मिनट्स मेंटेन करते हैं। मिनट्स जो भी पूरी मीटिंग में हुआ A to Z वो रिकॉर्ड करते हैं।
इसके बाद अप्रूवल्स ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम बोर्ड, जनरल मीटिंग, द गवर्नमेंट एंड सच अदर अथॉरिटीज एज रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो जहाँ जहाँ पे कोई अप्रूवल चाहिए तो अप्रूवल गवर्नमेंट से या कहीं से भी कौन लेके आएगा, सीएस लेके आएगा। देन रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर्स, अलग अलग रेगुलेटर्स के सामने प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के सामने प्रेजेंट होते हैं। एनसीएलटी हो गई, ट्राई हो गई या सीसीआई हो गई, तो यहाँ पे इनको अलाउड है कि दे कैन अपीयर बिफोर देम। बोर्ड को असिस्ट करते हैं कंपनीज के अफेयर चलाने के अंदर, असिस्ट एंड एडवाइस करते हैं बोर्ड को कि गुड गवर्नेंस बनी रहे। बाकी इसके अलावा अगर कोई और ड्यूटीज़ जो कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखी हैं तो वो सारी की सारी अपनी करते हैं। और अगर इसके अलावा कोई ड्यूटी बोर्ड उनको असाइन करता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज थिंग्स एज वेल। तो ये सारी क्या होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं किसकी, कंपनी सेक्रेटरी की। कहाँ दी है, सेक्शन 205 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर दे रखी है। इसके अलावा अगर इसको आप इन डिटेल देखो तो और क्या फंक्शंस होते हैं, तो एक मेजर फंक्शन आता है सेक्रेटेरियल फंक्शन, सबसे मेजर जो सबसे इनिशियली था हमेशा से। सेक्रेटरियल फंक्शन की इनको इंश्योर करना है कि जितने भी कॉर्पोरेट लॉज हैं, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं या और कोई लॉ या बाय लॉज है कंपनी के, वो क्या हो, उनकी कंप्लायंस हो। सबसे पहले ये चीज़ करनी है, उनकी क्या हो, कंप्लायंस हो। ये सेक्रेटरियल फंक्शन है। दूसरा कि जो सेक्रेटरियल फंक्शन में दूसरा क्या कि ये इंश्योर करते हैं कि जो बिजनेस है कंपनी का वो कैसे कंडक्ट हो रहा हो विद इट्स ऑब्जेक्ट एज कंटेन इट्स एमओए, कि भाई जो जब हम एमओए बनाते हैं उसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट क्लोज देखते हैं उसी के हिसाब से चीज़ें चल रही हों, उससे बाहर जाके काम ना करे, अल्ट्रा वायरस चीज़ें ना करे। तीसरी चीज़ ये सेक्रेटरियल फंक्शन में क्या इंश्योर करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो कंपनी के अफेयर्स हैं वो मैनेज हो रहे हो किस हिसाब से, एओए के हिसाब से, कि इंटरनली तो एओए चलना चाहिए, तो उसके हिसाब से फॉलो हो रहे हों और ये कहीं पे भी एओए जो है वो कंपनी लॉ को वायलेट ना करे या एमओए को वायलेट ना करे। चौथी चीज़ इनको एजेंडा प्रिपेयर करना होता है विद हेल्प ऑफ चेयरमैन और बाकी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जितनी भी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसके लिए। तो एजेंडा कौन डेवलप करता है, सीएस डेवलप करता है। एजेंडा क्या होता है, एजेंडा यानी कि क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या चीज़ होगी मीटिंग के अंदर, तो वो क्या क्या चीज़ें डिसाइड करना एडवांस में ही, उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं। तो ये यही प्रिपेयर करता है। फिर पांचवी चीज़ एज अ सेक्रेटरियल फंक्शन क्या है, टू अरेंज विद एंड कॉल एंड होल्ड मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड प्रिपेयर अ करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। तो अरेंज करना, बुलाना, मीटिंग को होल्ड करना और उसके करेक्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये किसका काम है, सीएस का काम है। फिर उस मीटिंग को अटेंड करना और ये इंश्योर करना कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या हुई हैं, फुलफिल हुई है, और जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उस मीटिंग के अंदर वो सब प्रोवाइड करना, ये भी इसका रूल है एज ए सेक्रेटरियल फंक्शन। तो इस तरीके के सेक्रेटरियल फंक्शन दे रखे हैं, इनमें से आप मतलब 5-6 याद कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। और याद क्या करनी है तो आपको वैसे ही पता है। दूसरा मेन फंक्शन आता है मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। दूसरा काम क्या है, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग फंक्शन। तो पहला क्या था, सेक्रेटरियल फंक्शन था, दूसरा क्या आ जाता है, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग फंक्शन आ जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको नाम से पता चल रहा है, तो जितने भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, रिटर्न्स हैं, उनको क्या करते हैं, फाइलिंग उनकी करना। जैसे आप एमसीए पे करते हो फाइलिंग, आरओसी के पास, आरडी के पास, तो वो सारे काम क्या करना, उनको फाइलिंग करना। देन प्रॉपर जो बुक्स एंड रजिस्टर्स हैं कंपनी के, जो कि लॉ के हिसाब से बोला है कि इसको 8 साल तक संभालना है, इसको परमानेंटली संभालना है, तो उनको मेंटेन करना, उनको परमानेंटली संभालना या जितना ड्यूरेशन है उतने टाइम के लिए संभालना उनको। देन ये देखना कि क्या कोई अगर लीगल रिक्वायरमेंट है, अलॉटमेंट, इशू, ट्रांसफर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, मोर्टगेज के रिगार्डिंग, चार्ज के रिगार्डिंग, तो वो सब कंप्लाई हुई है कि भाई अगर कोई शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो जो जो शेयर ट्रांसफर होते हुए रिक्वायरमेंट्स है तो वो सारी कंप्लाई हो जाएं। अगर कोई मॉर्टगेज आपने किया तो मॉर्टगेज करते हुए जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लाई हो जाएं। तो ये सारी कंप्लाइंसेस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा मीटिंग्स को कन्वीन करना डायरेक्टर की, उनकी एडवाइस के ऊपर, ये एक मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग फंक्शन है सीएस का। ये नोटिस इशू करना, एजेंडा इशू करना बोर्ड को हर एक डायरेक्टर के रिगार्डिंग, मतलब हर एक डायरेक्टर को नोटिस भेजना, तो ये भी इसका काम होता है। इसके अलावा रिकॉर्ड द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मिनट ऑफ द डायरेक्टर, मिनट्स को रिकॉर्ड करना, इम्प्लीमेंट करना पॉलिसीज़ को जो भी डायरेक्टर्स ने फॉर्मुलेट किया है। तो ये सारे काम किसके हैं, सीएस के काम है। मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग फंक्शन है। पहले कौन से थे, सेक्रेटरियल फंक्शन से, दूसरे कौन से, मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग फंक्शन है। फिर आता है कि ये सारी स्ट्रेटेजी बुक्स को भी कौन मेंटेन करता है, सीएस मेंटेन करता है। तो चाहे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो, बायबैक ऑफ शेयर्स हो, मोर्टगेज हो, मेंबर इंडेक्स हो, डिवेंचर होल्डर्स के रजिस्टर हो, डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर के रजिस्टर हो, रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये सारे कौन मेंटेन कर रहा है, यही मेंटेन कर रहा है।
तो पहले सेक्रेटरियल फंक्शन आया, दूसरा मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग फंक्शन आया, तीसरा कौन सा आया, स्ट्रेटजी बुक्स को मेंटेन करना। चौथा इसके अलावा और भी कुछ ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि जिनको मदर ड्यूटीज बोल देते हैं, कि जितने भी स्ट्रेटजी फॉर्म्स हैं वो हम फाइल कर रहे हैं प्रॉम्प्टली, जो हमें जैसे 30 दिन में 15 दिन में जो फाइल करने हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लाई हो रहे हैं, और जितने भी मेंबर्स या ऑडिटर्स हैं उनको हम नोटिस भेज रहे हैं मीटिंग का। जो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी है वो हम स्पेसिफाइड टाइम के अंदर फाइल कर रहे हैं आरओसी के पास। कॉपी को सप्लाई कर रहे हैं अकाउंट्स ऑफ एवरी मेंबर ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर एंड एवरी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग का जो नोटिस है उसकी कॉपी इन सबको भेज रहे हैं। तो ये सब अदर ड्यूटीज में इंक्लूड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर ही आ रही हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर द मेन हेड्स। तो आप अंदर की चीज़ जो है वो अपने आप लिख दोगे। तो सेक्रेटरियल है, सबसे पहले सेक्रेटरियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये मेनली किसके अंदर चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही चल रहे हैं। सेक्रेटरियल फंक्शन है, दूसरा मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग फंक्शंस हैं, तीसरे स्टैट्यूटरी बुक्स को मेंटेन करना है, और चौथा बाकी ड्यूटीज आ जाती हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं कंपनी के अंदर। तो अगर आप रेगुलेशन 6 देखोगे सेबी एलओडीआर का, अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा वो वाला फंडिंग वाला या गवर्नेंस वाला, वहाँ पे भी यही चीज़ सेम बता रखी है कि जो रेगुलेशन 6 है वो यही बोलता है सेबी एलओडीआर का, कि जो एक लिस्टेड कंपनी है उसको क्या करना होता है, एक कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना होता है। और वो कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो यानी कि लिस्टेड कंपनी के अंदर वो जो होल टाइम सीएस आप अपॉइंट कर रहे हो उसको कौन सी डेजिग्नेशन दी जाएगी, कंप्लायंस ऑफिसर की डेजिग्नेशन दी जाएगी, कि उसको क्या बोला जाएगा, कंप्लायंस ऑफिसर बोला जाएगा। और कंप्लायंस ऑफिसर किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सबसे पहले तो इंश्योर करेगा कि जो रेगुलेटरी प्रोविजंस है उस लिस्टेड एंटिटी के ऊपर वो फॉलो हो कैसे, लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। यही चीज़ पहले सबसे पहले इनिशियली बताई थी, गवर्नेंस जिसको हम बोल रहे थे। तो लेटर एंड स्पिरिट के अंदर वो जो रेगुलेशंस हैं जो भी अप्लाई हो रहे हैं उस अथॉरिटी के ऊपर, कंपनी के ऊपर, वो फुलफिल हो। दूसरा कोऑर्डिनेट करता है, ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और रिपोर्ट करता है बोर्ड को। क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है और रिपोर्टिंग करता है किसको, बोर्ड को, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को और डिपॉजिटरीज को। किस चीज़ के रिगार्डिंग की उन्होंने सारी कंप्लायंस की हैं, किसकी, रूल्स की, रेगुलेशंस की, या जितनी भी और डायरेक्टिव्स या क्या बोल रहा हूँ, एंड अदर डायरेक्टिव्स ऑफ द अथॉरिटीज इन मैनर एज स्पेसिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। भी और कुछ डायरेक्शंस दे रखी है इन अथॉरिटीज ने, तो वो सब भी फुलफिल करता है। तो कोऑर्डिनेट करना और रिपोर्ट करना इन सबको कि हमने कंप्लायंस कर रखी है रूल्स रेगुलेशन या आपके डायरेक्शंस की। तीसरी चीज़ आती है इंश्योर करना कि हम करेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं and have been followed and would result in correctness, authenticity and comprehensiveness of the information statement report filed by listed entity under these regulations। कि भाई हम हर एक तरीके से सही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, उसको इंश्योर करता है कि जितनी भी चीज़ें हम फाइल कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं और सारे रेगुलेशंस को हम सही से फॉलो कर रहे हैं। तो पहले क्या था कि ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर, देन कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग करना, इंश्योर करना कि हम करेक्ट प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, और चौथी चीज़ जो ग्रीवियंस रिड्रेसल डिवीजन होता है कंपनी का, उसकी ईमेल एड्रेस जो होती है उसको मॉनिटर करना। जितनी भी ग्रीवियंसीज आ रही हैं उसको देखना कि कैसे वो सॉल्व हो रही है, नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी के हाथों में रहती है। तो ये मेन 4 फंक्शंस एज अ कंप्लायंस ऑफिसर बताए गए हैं एक लिस्टेड एंटिटी के अंदर, सीएस के। उसके बाद एज पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, की ये सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट भी होता है। ये सब हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही देख रहे हैं। तो जो रेगुलेशन 16 है सेबी एलओडीआर का, वो क्या बोलता है, दैट द सीनियर मैनेजमेंट मीन द, तो इस डेफिनेशन के अंदर, सीनियर मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर, जो रेगुलेशन 16 के अंदर इसने हमें बोली सेबी एलओडीआर के, उसने क्या इंक्लूड किया कि जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके अंदर ऑफिसर्स, पर्सनल्स जो हैं लिस्टेड एंटिटी के, जो कि कोर मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं, वो इंक्लूड हो जाते हैं, जिसके अंदर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं लेते। तो जो बाकी आपने केएमपी पढ़े थे वही मेजरली इसके अंदर आ रहे होते हैं, जिसके अंदर से सीएसबी एक व्यक्ति होता है, ठीक है। तो ये एक सीनियर मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूडेड माना जाता है। फिर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अब अगर कोई सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती है तो उसके रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर भी इनका रोल प्ले होता है। तो क्या रोल होता है, सर्टिफिकेट्स अंडर सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन टू द इफेक्ट दैट ऑल ट्रांसफर हैव बीन कंप्लीटेड विद द स्टिपुलेटेड टाइम, कि जितने भी ट्रांसफर हुए हैं वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर हुए हैं, इसके रिगार्डिंग इसको क्या देना होता है, सर्टिफिकेट देना होता है कंपनी सेक्रेटरी को। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कंप्लायंस कंडीशंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर सेबी रेगुलेशंस, कि भाई हमने सेबी रेगुलेशंस के अंदर सारी कंप्लायंस की हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, तो उसके रिगार्डिंग भी इनको क्या देना होता है, सर्टिफिकेट देना होता है।
तो ये तो बाहर से लेते हैं, पीसीएस से लेते हैं। देन इसी तरीके से सर्टिफिकेट देना होता है कि जो 100% एसेट कवर है वो मेंटेन हुई है, तो वो भी हमें इनसे लेना होता है। कंप्लायंस सर्टिफिकेट लेना होता है पीसीएस से, जितनी भी लिस्टिंग होती है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके अंदर इनसे कंप्लायंस सर्टिफिकेट लगता है कि भाई हाँ इन्होंने हर चीज़ की कंप्लायंस कर रखी है और इनको आप लिस्ट कर सकते हो। Certification by PCS in case of other allotment security to more than 49 and up to 200 investors। तो अगर आप 49 से ऊपर या 200 इन्वेस्टर तक अगर सिक्योरिटीज अलॉट कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, इनसे सर्टिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप सिक्योरिटीज 49 से ज़्यादा या 200 इन्वेस्टर्स तक किसी को इशू कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इनकी सर्टिफिकेशन लगेगी। इसी तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर पीसीएस जो कि एक वैल्यूअर हो सकता है रेगुलेशन 2 के हिसाब से, वो वैल्यूअर के तौर पर काम कर सकता है। सेम इनवीट के अंदर कर सकता है क्योंकि दोनों मेजरली सेम ही होते हैं। देन ये एनसीएलटी के अंदर टेक्निकल मेंबर बन सकते होते हैं अगर इनको कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। फिर एलएलपी के अंदर बता रहा है कि एलएल जैसे कंपनी के अंदर काम होता है ऐसे एलएलपी के अंदर काम होता है। अब जैसे एनुअल रिटर्न है एलएलपी की, तो जो एनुअल रिटर्न होती है एलएलपी की जिसकी टर्नओवर किस 5 करोड़ रुपीस से ज़्यादा है या कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज़्यादा है, तो यानी कि कंपनी के अंदर तो 10 करोड़ लिमिट कर दी है, एलएलपी के अंदर स्टिल लिमिट कितनी है 5 करोड़ है। तो अगर उनकी टर्नओवर, और ये टर्नओवर की है वहाँ पेड अप कैपिटल की है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है एलएलपी की या कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे इस एलएलपी को क्या करना पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वेरीफाई करानी पड़ती है अपनी बुक्स को, रिकॉर्ड्स को, कि ये जो बुक्स एंड रिकॉर्ड्स हैं क्या है, ट्रू एंड करेक्ट है। तो ये सर्टिफिकेशन करानी पड़ती है। ठीक है। प्री सर्टिफिकेशन ऑफ ई फॉर्म्स, तो जितने भी ई फॉर्म्स फाइल होते हैं एलएलपी के रिगार्डिंग उनकी प्री सर्टिफिकेशन कौन कर सकता है, सीएस कर सकता है। हालांकि ये सीए भी कर सकता है और सीएमए भी कर सकता होता है मेजरली। तो सर्टिफिकेशन जो है कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस कर सकता है, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स है, सब्सक्राइबर स्टेटमेंट है एलएलपी की फॉर्म 2 के अंदर, तो उसकी सर्टिफिकेशन करना किसका काम है, सीएस का काम है। इन्फॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एलएलपी एग्रीमेंट एंड चार्जेस इफ एनी मेड देयर इन एलएलपी फॉर्म नंबर 3, तो फॉर्म नंबर 3 जिसके अंदर ये डिटेल जा रही है उसको भी ये प्री सर्टिफाई कर सकता है। कॉर्पोरेट मैनेजर के तौर पर काम कर सकता है। तो जो कंपनी सेक्रेटरी इन रोल ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजर हैव इन डेप्थ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स हिस्ट्री एंड आल्सो डेवलप रिलेशनशिप विद बोर्ड एंड मैनेजमेंट, कि भाई उसको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कंपनी की, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होता है और उसको उसके अच्छे रिलेशन होते हैं बोर्ड एंड मैनेजमेंट के साथ, तो इसलिए उसको हम कॉर्पोरेट मैनेजर भी बना सकते होते हैं। तो जो सर्विसेज है कंपनी सेक्रेटरी के एज कॉर्पोरेट मैनेजर इज अवेलेबल एट ऑल टाइम टू डिस्कस इश्यूज इन डेप्थ एंड प्रोवाइड एन इमीडिएट रिस्पांस टू क्वेरीज। भाई उसको सब कुछ डिटेल में पता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उससे डिस्कस कीजिए एंड ही विल रिस्पॉन्स टू यू इमीडिएटली, और वो आपकी उस रिस्पॉन्स के थ्रू जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी क्वेरी थी, उसको सॉल्व कर देगा तभी के तभी। देन जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको हम ट्राई बोल रहे हैं, वहाँ पे भी इनका काम होता है। तो जो कंपनी सेक्रेटरी है वो अथोराइज हैं डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाई करने के लिए फॉर अदर सर्विस प्रोवाइडर्स, ओएसपी जिनको हम बोल रहे हैं, अदर सर्विस प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर द एंटिटीज विच प्रपोज टू प्रोवाइड सर्विसेज, जैसे कि टेली बैंकिंग, टेली मेडिसिन, टेली ट्रेडिंग, ई कॉमर्स कॉल सेंटर्स, बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स। तो इन सब के रिगार्डिंग वो अथराइज है कि वो आपको क्या कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स को, और ये ट्राई के अंदर फिर माने जाएंगे अगर इनसे सर्टिफाई होके आते हैं तो। और साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी कैसे एक्ट कर सकता है, एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, एआर के तौर पर काम कर सकता है कंपनी या उसके बोर्ड के लिए, कहीं पे भी अपीयर होना है, जैसे एनसीएलटी के अंदर, सीसीआई के अंदर, सैट के अंदर, आरओसी के पास, सेबी के पास, कंज्यूमर फोरम्स में, ट्राई के पास, टैक्स अथॉरिटीज़ के अंदर, या कोई और क्वासी बॉडीज़ के अंदर, तो ये व्यक्ति जो है वो अपीयर हो सकता है। तो वहाँ पे इनके पास पावर होती है। देन अगर हम आए प्रैक्टिस वाले के पास, तो उसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले देखो सेक्रेटरियल ऑडिटर के तौर पर काम कर सकता है, जो हमें सेक्शन 204 के अंदर दे रखा है। तो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज जो होती है उनको ये सेक्रेटरियल ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है, तो उनके लिए जो सेक्रेटरियल ऑडिट है उसको वो कौन करेगा, सीएस करेगा। तो कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनको ये कराना ज़रूरी होता है, तो हर एक लिस्टेड कंपनी को तो सब कुछ ही कराना होता है, हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 50 करोड़ रुपीज़ या उससे ज़्यादा है, या हर एक पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो ये पहले 50 करोड़ की लिमिट दे रखी है, दूसरी 250 की दे रखी है। 50 क्या है पेड अप शेयर कैपिटल, 250 क्या है टर्नओवर, या हर एक कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरिंग्स या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितने हैं 100 करोड़ या उससे
ज़्यादा हैं। तो 50, 250 और 100 ये लिमिट है जो आपको याद रखनी है। कैपिटल, टर्नओवर और लोन। एक एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 38 है कंपनीज एक्ट का, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया है डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट के अंदर। तो अगर आपको कोई जैसे एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए या कोई और चीज़ चाहिए तो आप इनसे मांग सकते हो, क्योंकि एक्सपर्ट के अंदर जैसे इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट और कोई व्यक्ति हु हैज द पावर अथॉरिटी टू इशू सर्टिफिकेट इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ को हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो ही इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के तौर पर काम कर सकता है, जो कि और भी प्रोफेशनल्स कर सकते हैं। सीए भी कर सकता होता है, सीएमए भी कर सकता होता है, तो ये भी एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के तौर पर काम कर सकता है, सीएसबी। तो ये कुछ कंडीशंस ये रखें कि ये पूरी होनी चाहिए, तभी वो बन सकता है कि एक इज अ वैल्यूअर मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होना चाहिए, रिकमेंडेड होना चाहिए रजिस्टर के तौर पर, ठीक है, उसने वैल्यूएशन एग्जामिनेशन पास किए हों, क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट ना हो, रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, और कोई कन्विक्शन ना हो रखी हो जिसके अंदर 6 महीने से ज़्यादा की हो रखी हो, मॉरल ट्रिब्यूटेड इंक्लूड हो, तो वहाँ पे नहीं बन सकते। इसके अलावा बाकी ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तौर पर काम कर सकता है, जिसको हम आईपी बोलते हैं आईबीसी के अंदर, है ना, आरपी बन सकता है। तो उसके अंदर वो जो नॉर्मली होता है कि आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और आप ये बन सकते हैं, तो इसके अंदर इसने वही एलिजिबिलिटी दे रखी है कि अब आपको क्या करना पड़ता है, लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, और अगर कोई प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्स है तो वो करना है आपने, और जो नेशनल इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया या तो, या आपने ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया तो आप बन सकते होते हैं, या आपको 15 साल हो जाते हैं बैचलर डिग्रीज लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप बन सकते होते हैं। ये पर्टिकुलरली सीएस के लिए नहीं, कोई भी कर सकता है ये चीज़। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप आईपी बन सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है रोल सीएस का कि अगर आपको 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, आपको एक्सपीरियंस है एज अ सीए सीएस, तो ये चीज़ आ गई कि अगर आपको 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए एज अ सीएस, तो आप बिना कोई एग्ज़ाम दिए यहाँ पे, सॉरी एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देखो यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए तो बोला ही बोला है, उसके अलावा ये चीज़ें कि आप इनमें से कुछ कर लेते हैं तो आप बन सकते हैं। तो आप अगर 10 साल हो जाते हैं उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो और आप बन सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट है, एडवोकेट है और आपको 10 साल की प्रैक्टिस हो गई है, देन यू आर एलिजिबल टू गिव एग्ज़ाम ऑफ लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन एंड देन यू विल बिकम आईपी। फिर ये कुछ ड्यूटीज़ बता रखी हैं जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की होती हैं, तो ये तो आपने अलग से पढ़ी भी हैं आईबीसी के अंदर। तो ये इमीडिएट इसको कंट्रोल मिल जाता है, कस्टडी मिल जाती है कॉर्पोरेट डेटर के एसेट्स की। रिप्रेजेंट एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, अब कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे ये एक्ट करता है। इंटरिम फाइनेंसेस रेज करता है सीओसी की अप्रूवल से। अकाउंटेंट्स को अपॉइंट करना, लीगल या और जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपॉइंट करना, ये सारे काम होते हैं। लिस्ट ऑफ क्लेम्स को अपडेट करते रहना कि इसका क्लेम बनता है, तो ये काम होता है। इसके अलावा जितनी भी मीटिंग्स कंडक्ट करना, कन्वीन करना सीओसी की, वो ये करता है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करना, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से उनकी एप्लीकेशन लेना, वो सब करना। रेजोल्यूशन प्लान्स को प्रिपेयर करना, एप्लीकेशन को फाइल करना, ठीक है, और कोई एक्शन जो भी आईबीआई के अंदर इनको दे रखा है, तो ये सारे काम इनके रहते हैं। देन ये इंटरनल ऑडिटर के तौर पर काम कर सकता है सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर। इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक आपको सिर्फ सीए ही चाहिए। तो वहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एनी अदर पर्सन भी लिखा हुआ है, तो उसके अंदर सीए भी होता है। एनी अदर पर्सन मीन्स दैट एनी ग्रेजुएट कैन ऑल्सो डू इंटरनल ऑडिट। तो उसके अंदर आप ग्रेजुएट है तो सीएस तो इंक्लूड होगा ही होगा, बट मेजरली ये कि ये सीए के थ्रू ही जाते हैं जो ऑडिट होते हैं। तो ये जो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज बता रखी है, इनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना इनके लिए मैंडेटरी होता है कि या तो इनको इंडिविजुअल या कोई ना कोई फर्म इनको हायर करनी पड़ती है एज एन इंटरनल ऑडिटर। तो जो लिस्टेड कंपनी है उसको, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को जिसकी पेड अप कैपिटल जो है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा की है कि पिछले साल के अंदर, या टर्नओवर जो है 200 करोड़ से ज़्यादा की है, या आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा के हैं, या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा के हैं। ये किसके लिए है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए लिमिट क्या है कि अगर उनकी टर्नओवर 200 करोड़ से एक्सीड करती है, या आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग 100 करोड़ से एक्सीड करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर इनके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि इनको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ता है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। इंडिविजुअल होगा तो वो एक टर्म के लिए रहेगी 5 साल के, और अगर पार्टनरशिप फर्म होगी तो वो कॉन्टिन्यूसली 2 टर्म्स के लिए रह सकती है 5 साल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इनको करनी पड़ती है। फिर जीएसटी प्रोफेशनल के तौर पर काम कर सकते हैं, तो ये तो सिंपल है, जीएसटी प्रोफेशनल तो कोई भी कर रहा होता है। तो
उसके अंदर एडवाइजरी सर्विसेज देना, टैक्स प्लानिंग करना, प्रोसीजरल कंप्लाइंसेस करना आपकी जीएसटी के रिगार्डिंग, बुक कीपिंग करना, रिप्रेजेंटेशन करना भाई अथॉरिटी के सामने, अपीलेट वर्क करना अगर आपको अपील में जाना है तो ये सारी चीज़ें होती है। सर्टिफिकेशन सर्विसेज तो हम देख ही चुके हैं कि जितने भी सर्टिफिकेट है उनको सर्टिफाई करना के काम ये कर सकते हैं। कोई भी आपका फॉर्म जा रहा है INC 21, 22, 28, पास 3, SH7, CHG1, तो इन सबको सर्टिफाई कौन कर सकता है? CS कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, CMA भी कर सकता है, तो ये सब लोग कर सकते होते हैं। DIR 3 KYC के बारे में हमने लास्ट टू लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पूरा, तो वो सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि अलग अलग अथॉरिटीज़ के सामने ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। NCLT हो गई, कंपटीशन कमीशन हो गई, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, SAT हो गई, ट्राई हो गई, और रियल एस्टेट अथॉरिटीज़ हो गई जैसे रेरा हो गई, कंज्यूमर फोरम्स हो गई, तो उन सब के सामने रिप्रेजेंट हो सकता है। IPR एक्सपर्ट यानी कि ट्रेडमार्क एक्सपर्ट के तौर पर काम कर सकता है, ठीक है, ट्रेडमार्क एजेंट बन सकता है ये बिना एग्जाम दिए। एडवोकेट और CS जो होता है वो बिना एग्जाम दिए ट्रेडमार्क एजेंट बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी लॉ के अंदर ही एक्सपर्ट होता है, उसके अलावा भी आप इनसे और भी सर्विसेज ले सकते हो। SEBI एक्ट के अंदर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, डिपॉजिटरी एक्ट, फेमा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल लॉ, लेबर लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपटीशन पॉलिसीज़, IPR लॉ, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, तो ये सारे काम ये देता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी एक्सपर्ट नॉलेज की बेसिस पे। तो ये सारे काम होते हैं जो कि ये कर सकता है। अब अलग अलग सेक्टर्स है जहाँ पे आपको सर्विसेज दे सकता है। शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशू करने में हेल्प कर सकता है, बैंकिंग सर्विसेज दे सकता है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंप्लाइंस में हेल्प कर सकता है, फाइनेंस अकाउंटिंग टैक्सेशन सर्विसेज में हेल्प करता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन सर्विसेज में हेल्प कर सकता है। तो ये अलग अलग जगहों पे एज एन PCS और एज एन एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको हेल्प कर सकता है। अब अलग अलग इंडस्ट्रीज है जहाँ पे अलग अलग रूल देते हैं, जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक आपको सर्विसेज दे सकते हैं। तो RBI के हिसाब से इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है इज सफिशिएंटली कैपिटलाइज एंड वेल रेगुलेटेड, की हमें समझ आ रहा है कि वो सफिशिएंटली कैपिटलाइज है और अच्छे से वो पूरा रेगुलेट हो रहा है। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्रीज आर फार सुपीरियर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये भी बात सही है कि हमारी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशंस है बहुत सारी दुनिया में अलग अलग कंट्री से बहुत बेहतर है। इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम अगर देखा जाए तो उसके अंदर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, 46 फॉरेन बैंक्स है, 56 रीजनल रूरल बैंक्स है, 1485 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, 96,000 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को हटा के नवंबर 2020 तक जो और टोटल नंबर ऑफ ATMs अगर देखे जाए तो वो 2,09,282 है। आधी हिंदी में आगे इंग्लिश बोल दी मैंने। तो 2,09,282 ATMs है। अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 16 फाइनेंशियल ईयर 20 तक, तो जो बैंक क्रेडिट है उसकी CGR कितनी इंक्रीज हो गई है? 3.57%। फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर जो टोटल क्रेडिट है एक्सटेंड हुआ कितना? $1698.97 बिलियन तक। तो ये सब हमें शो कर रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है बैंकिंग सेक्टर के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, जहाँ पे हमें और ज़्यादा रेगुलेशंस और ज़्यादा कंप्लायंस ऑफिसर्स की ज़रूरत है। अगर आप IMPS पेमेंट देखो तो वो इतनी वॉल्यूम के अंदर हुई, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी बढ़ रही हैं। तो जो टेक्नोलॉजी भी हम देखें तो बढ़ रही है, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ऑनलाइन। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो ज़्यादा अच्छी सर्विसेज देने के ऊपर अपने आप को ले कर रहा है कि हमें और ज़्यादा अच्छी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देनी है, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, ताकि उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है उनके क्लाइंट्स का वो अच्छा बना रहे। तो अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो अलग अलग तरीके के बैंक्स हैं, आपने बैंकिंग रेगुलेशंस के अंदर पढ़ा होंगे, जिसके लिए अलग अलग एक्ट पास किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि लिस्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड एज कंपनीज, लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970, अनलिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनके ऊपर अलग अलग लॉज लग रहे होते हैं। कंपनीज एक्ट लग रहा होता है, बैंकिंग कंपनीज एक्ट लग रहा होता है, IBC लग रहा होता है, सरफेसी लग रहा होता है, रिकवरी ऑफ डेब्ट्स एंड बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लॉ लग रहे होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI एक्ट। तो ये अलग अलग लॉज जो होते हैं उनके ऊपर लग रहे होते हैं, ठीक है। अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाई गई हैं, RBI के कॉन्टेक्ट में काम करना होता है। बैंकिंग जो हमारे बैंक हैं उनको DRT, NCLT, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, बैंक कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर है
उसके अंदर देखा जाए तो कमर्शियल बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कोऑपरेटिव्स, पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स और जितने भी और छोटी छोटी फाइनेंशियल एंटिटीज हैं वो सारी इंक्लूड हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, आरबीआई बनाया है और अलग अलग ये चीज़ें बनाई हैं जो कि इन सबको रेगुलेट करी है। तो इन सब के अंदर कंपनी जो सेक्रेटरी है उसका भी रोल रहता है, क्योंकि उसको ये सारे लॉ की नॉलेज होती है और वो इन सारी अथॉरिटीज़ के सामने अपीयर हो सकता है और इन सब की कंप्लाइंसेस कर सकता है। तो उसकी एक तरीके से देखा जाए तो जो एक रोल है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी प्ले होता है। इसी तरीके से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के अंदर देखा जाए तो जो इंडिया का टूरिज्म है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये टूरिज्म क्या होता है, सर्विस सेक्टर होता है। तो सर्विस सेक्टर देखा जाए तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। इंडिया के अंदर अलग अलग देखा जाए तो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, अलग अलग नेचुरल अगर आप चीज़ें देखोगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है कि टूरिज्म बढ़ रहा है, विद इन इंडिया भी बढ़ रहा है कि एक इंडिया का एक व्यक्ति जो नॉर्थ में आ रहा है वो साउथ में जा रहा है, साउथ वाला नॉर्थ में आ रहा है। बाहर से भी इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़ रहा है कि फॉरेन कंट्री से लोग इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि अगर कोई भी चीज़ें बढ़ेंगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो अगर लॉ बनाया जाएगा तो वहाँ पे फिर जो कंपनी सेक्रेटरी है उनका रोल भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी जिसके अंदर जिसकी नॉलेज सीएस रखता है और वो इन सब के अंदर इन कंपनी जो ये काम करेंगी या गवर्नमेंट की या इन तरीके की जितनी भी चीज़ें उनके अंदर हेल्प करी जाएगी। तो लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये इसके रिगार्डिंग लॉ बनाया गया। ट्रांसपोर्ट लेजिस्लेशन बनाया गया कि किस तरीके से आप कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर रहे हैं, कैसे भी आप व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे अलग अलग। अब अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, भाई आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ये चीज़ें की जाएंगी। तो उसके अंदर आपके अलग अलग लॉज फॉलो होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट। सीएसआर पॉलिसीज बनाई जाएगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी जाके कुछ भी कर रहे हो, पोल्यूशन फैला रहे हो, तो उसको रोकने के लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट किया जाएगा। अगर बाहर से कोई आएगा तो पैसा आएगा तो उसको कैसे मैनेज करना है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इवेंट लॉ इन्फॉर्मेशंस, लॉ रिलेटिंग टू मैनेजमेंट टूरिज्म एंड ट्राइबल एरियाज, लॉ रिलेटिंग टू सेटिंग अप ट्रैवल एजेंसीज, टूर ऑपरेशनल यूनिट्स। तो इन सब के अंदर जो है सीएस का रोल रहेगा। ऐसी टेलीकम्युनिकेशन जो है वो इंडिया के अंदर इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे भी इसका रोल रहेगा। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, आईटी एक्ट, इंडियन वायरलेस एक्ट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज एक्ट, तो यहाँ पे वाइटल रोल प्ले होगा। सीमेंट इंडस्ट्री होगी। इसी तरीके से मतलब ये बढ़ रही हैं, इसके अंदर अलग अलग अथॉरिटीज हैं, अलग अलग लॉज अप्लाई हो रहे हैं, तो सबके अंदर ये रोल प्ले करेगा। तो वही चीज़ें, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, जेम्स एंड ज्वेलरी की इंडस्ट्री हो गई जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई जो आपकी गाड़ियाँ बन रही है, तो वहाँ पे मोटर व्हीकल एक्ट, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, स्टेट ऑटोमोबाइल लॉज हो गए, ड्राइविंग रेगुलेशंस हो गए, सारे अप्लाई होंगे। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स अलग से बन रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या क्या अप्लाई होगा। एविएशन के रिगार्डिंग जो आपका एयरक्राफ्ट एक्ट हो गया, एयरक्राफ्ट रूल्स हो गए, एयरक्राफ्ट पब्लिक हेल्थ रूल्स, ड्रोन रूल्स, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है लॉज इंक्रीज हो रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी हो गई आपकी, जिसके अंदर बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सर्विसेज, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल एंड बायो आईटी जो है वो अलग अलग तरीके से बढ़ रही है। तो वहाँ पे आपके रूल्स आएंगे, रेगुलेशंस आएंगे, लॉज आएंगे, तो वो सब हमको फॉलो करने हैं। केमिकल इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिक मशीनरी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए, फूड प्रोसेसिंग, आईटी एंड बीपीएम, लेदर इंडस्ट्री, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, माइनिंग इंडस्ट्री और ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज। तो इनको एक बार रीड कर लो बस, इनमें कुछ नहीं है ऐसे अलग से कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बेसिक्स हैं ये सारे। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग सेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, जिनका अलग अलग रोल रहता है। जिसकी जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग रोल रहता है वो आपको देखना है कि कैसे आप अपने आप को इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलप कर सकते हो। फिर इसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स बोले हैं, भाई हम अलग अलग जगह पे जाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाके अपने आप को उनके साथ एमओयूज कर रहे हैं और अपने आप को वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें बता रखी है। तो वैसे तो यहाँ पे खत्म होता है, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने क्या कर रखा है, तो एक यूनिक पोजीशन बना रखी है। उनके अंदर हमने वहाँ के जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्रेटरियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमने एमओयूज कर रखे हैं। तो वहाँ पे हम एक्सचेंज करते हैं और हम लोग वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो लोग यहाँ आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वही चीज़ें बता रखी है यहाँ पे। सिंगापुर के अंदर होता है ये सेम चीज़ हमने कर रखी है, दुबई में कर रखी है, यूके में कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें हमने उनके साथ एमओयूज करके अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की है।
तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर यही चीज़ है। बाकी एक बार आप रीड कीजिए, अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको समझ आया हो कि चैप्टर 7 किस बारे में बात करता है, सेगमेंट वाइज रोल क्या है कंपनी सेक्रेटरी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।